जैविक बागवानी, जी हाँ, आपने सही सुना। हर किसान का सपना होता है कि मैं जैविक बागवानी करूं। इसके दो पहलू हैं जो अक्सर किसान को विचलित करते हैं। पहला है उत्पादन, क्या जैविक बागवानी से उत्पादन कम होता है? और दूसरा पहलू है इसका भाव, क्या आपको इसका उचित भाव मिलता है? क्योंकि यह अक्सर लोग कहते हैं कि जैविक बागवानी व्यावसायिक रूप से करने पर इतनी लाभदायक नहीं होती क्योंकि उत्पादन घट जाता है। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, अभी तक यही एक भ्रम रहता है। किसान साथियों, आज मैं आया हुआ हूँ मौजगढ़ मंडी डबवाली हरियाणा का गांव है और यहाँ पर विनोद अरोड़ा जी का फार्म है। यह फार्म लगभग 350 एकड़ में है और इनकी मुख्य बागवानी कीनू की है और इन्होंने कुछ साल पहले अमरूद की बागवानी शुरू की है। अपने अनुभव से इन्होंने पाया कि जो हम फर्टिलाइजर और खाद का इस्तेमाल करते हैं उससे बहुत समस्याएं आती हैं। पिछले 3 वर्षों से इन्होंने ये ठाना कि मैं अब बागवानी करूंगा, उसको तो जितनी भी करूंगा वो सारी जैविक करूंगा। इन्होंने आसपास के वैज्ञानिकों से, लोगों से मिलकर सारे तथ्य जुटाए और एक सेटअप बनाया। इस सेटअप से इन्होंने एक नया फार्मूला दिखाया और उन्होंने ये पाया कि वाकई ये संभव है। मैं आपको दिखाऊंगा कि पौधे लगाने से लेकर जब ये पौधे नर्सरी से लाते हैं उससे 2 साल तक के अमरूद के पेड़ दिखाऊंगा, कीनू के पेड़ दिखाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि देखिए कितने स्वस्थ हैं और ये किस प्रकार करते हैं। आइए मिलते हैं। जो आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं बहुत सुंदर बाग है, लेकिन इसमें जो 1 साल के पौधे बताए थे, जब मैंने आपसे डिस्कस किया तो मुझे पता चला कि उसके लिए एक नई तकनीक आप प्रयोग करते हैं। तो ये इस तकनीक के बारे में बताइए और क्यों आपके दिमाग में इसके क्या फायदे? जी त्यागी जी, सबसे पहले तो आपका मैं आभार भी प्रकट करूंगा और आपका स्वागत भी करूंगा। आप इतनी दूर चल के यहाँ हमारे फार्म पे आए। हमने ये अभी नर्सरी से प्लांट्स लाए हैं और इनको जो नर्सरी से प्लांट्स आते हैं वो छोटे थैले में आते हैं, तो हमने इनको रीट्रांसप्लांट किया है बड़े बैग में। ये बैग का साइज है 14 इंच बाई 18 इंच। तो इनको हमने उसमें रीट्रांसप्लांट किया है। इसको 1 साल हम यहीं अपनी इस जगह पे रखेंगे। 1 साल यहीं रख के इनको पाल पोस के यहीं इनकी केयर करके 1 साल बाद नेक्स्ट ईयर जुलाई में इनको इसी फील्ड में हम यहाँ प्लांटेशन करेंगे। तो उससे क्या होता है कि इसमें जो 1 साल यहाँ रखने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो भी प्लांट्स जिन्होंने कोई कमजोर हैं वो मोर्टेलिटी हो जाती है, वो अभी हो जाएंगे। और इनकी देख रेख छोटे बच्चे हैं इसी टाइप की प्लांट्स हैं, एक जगह हो जाती है, सारे फील्ड में नहीं घूमना पड़ता। दूसरा, हम ये सोचते हैं कि ऐसा करने से हमें 1 साल जल्दी फल आ जाता है। मान लीजिए अगर इसके हमने 4थे साल में फल लेना है इनसे, तो हम इनसे 3रे साल में ले सकते हैं। उससे 1 साल की बचत हो जाती है। जो हम दूसरी क्रॉप्स ले रहे हैं तो वो मिस नहीं होती। पौधा नर्सरी से लाकर सीधा खेत में लगाते हैं और इस तरीके से दोनों में कौन सा अच्छा लगा आपको, फायदा? हमें इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी लगी। ये ज़्यादा अच्छे पनपते हैं, उससे पहले बड़े हो जाते हैं। जो आपकी वहाँ पर 1 साल की वो खेत रहा, उसमें क्या फसल ले लेते हैं? उसमें तो जो जनरल फसल हम यहाँ बीज रहे हैं, जैसे कॉटन है, पैडी है, गुआर है, ये फसलें हम यहाँ बोलते हैं। एक एडवांटेज, हाँ, वो एक एडवांटेज है, वो मिस नहीं होती 1 साल। अगर हम बात करें लीज की, तो यहाँ लीज अमाउंट इतना है 50 से 60 हज़ार रुपये पर एकड़ का है, तो वो लॉस भी नहीं होता 1 साल का। तो मैच्योर होने के लिए 3-4 साल लग जाते हैं, उससे 1 साल की बचत हो जाती है ऐसा करने से। तो किसान साथियों, ये जो पौधे हैं जो आप देख रहे हैं,
एक अभी कितने महीने के हो गए ये पौधे यहाँ पर लगे? इनको तो महीना ही नहीं हुआ, ये 15 दिन के। हाँ, ये 15 दिन के पौधे हैं यहाँ पर लगे हुए। हाँ जी। और अगले वर्ष जून में ये अपने खेतों में जाएंगे, तब तक कितने बड़े होंगे। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि 1 साल ट्रांसप्लांट के बाद में खेत में पौधा कितना बड़ा है, कितना स्वस्थ है। और दूसरी बात मैं बताऊंगा आपको कि उसमें ये किस तरह से पालन पोषण करते हैं, क्या खाद देते हैं। आपने अभी तक ये सुना होगा कि ये किसान ऑर्गेनिक करता है, लेकिन ऑर्गेनिक में क्या करता है, किस समय क्या देता है, कितनी मात्रा में देता है, ये नहीं सुना होगा। ये जानेंगे हम विनोद। अच्छा, जब जीवामृत नहीं लिया था फिर तुमको देते हैं? हाँ जी। अच्छा, एक बात और बताइए मुझे, आपने यहाँ पर फार्म पर गायें तो नहीं दिखाई दी? नहीं, गाय है। कितनी गायें हैं? मेरे पास 7-8 गायें थी, अभी कम है। अभी मैंने दूसरे जगह भेज दी। मेरा एक फार्म और है अबूक से, वहाँ भेज दी। तो क्या उनसे पूरा जो आपकी जो गाय के पेशाब की मात्रा है वो पूरी हो जाती है? वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती। सर्दियों में तो कुछ हद तक पूरी हो जाती है, लेकिन इतने बड़े जैसे कि 42 एकड़ का टुकड़ा है, इसके लिए बहुत ज़्यादा गोबर और बहुत ज़्यादा गौमूत्र चाहिए। तो हमारे पास में यहाँ गांव में जो राजस्थान के लोग हैं वो गाय पालते हैं यहाँ, तो उनसे हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। उनको हम 7 रुपये पर लीटर का गौमूत्र इकट्ठा करने का देते हैं। उनके पास हम 1000 लीटर की टैंकी छोड़ देते हैं। जब वो फुल हो जाती है तो हम उनसे ले आते हैं। जब यहाँ वो खाली करके फिर वापस छोड़ आते हैं। तो इस तरीके से हमारा काम चल रहा है जीवामृत बनाने का। अच्छा विनोद जी, एक बात और बताइए कि आपके पौधों में आप देखिए इसको ध्यान से, इसमें किसी में भी कहीं कोई रोग नहीं लगा, किसी भी किस्म का, न जड़ में है न घास में है। इतने स्वस्थ पत्ते हरे भरे, मतलब इस मौसम में बहुत ही आश्चर्यजनक। तो क्या आपको कभी कोई पेस्ट की समस्या नहीं हुई? कीड़ों की, पत्ते खाने वाले की, रस की है या तेलना है, जो इस तरह के आते हैं, उनकी समस्या नहीं आई? अगर आई तो आपने क्या किया? जी, समस्या तो आती है लेकिन कम आई, क्योंकि जब पौधा स्वस्थ है तो उस पर अटैक कम होता है। और एक चीज और मैंने अपने प्रयोग से चेक की कि हमने मेरे दूसरे फार्म पे अबूक शहर में पुराना बाग था सिट्रस का, किन्नू माल्टे, वो हमने उखाड़ा। कुछ पौधे हमने उसके बीच में जो अच्छे थे वो रख लिए और उसके अंदर हमने प्लांटेशन कर दी अमरूद की। तो अमरूद की प्लांटेशन करने का रिजल्ट ये आया कि उस पर किन्नू के जो प्लांट्स थे उस पर कोई पेस्ट नहीं आया। फिर मेरे को किसी साइंटिस्ट ने बताया कि अगर आप किन्नू के अंदर अमरूद की प्लांटेशन करते हो तो वो उससे जो किन्नू पे पेस्ट आते हैं वो कम हो जाते हैं। बहुत नई जानकारी। हाँ जी। तो फिर इसी चीज को देखते हुए मैंने ये मल्टी मिक्स कर दी कि जब तक ये बड़े होंगे तब तक हम फसल भी लेंगे और पेस्ट भी कम आएंगे, और वाकई कम आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम फ्रीक्वेंटली जब पेस्ट आने का थोड़ा दिखता है हमें साइन, तो हमने क्या कर रखा है कि एक बहुत बड़ी डिग्गी बना रखी, टैंक बना रखा है। उसके अंदर हमने पत्ते हैं कुछ जो जिनको जानवर नहीं खाते, 10 पन्नी बनाते हैं। हाँ, मान लीजिए उसमें मेन तो नीम है, दतूरा है, आक है, एक हमारे इधर और होता है, उसको हम तोड़ तुम्बा बोलते हैं। वो बड़ा कड़वा होता है खाने में, वो दवाई में यूज होता है। और जैसे ये सफेदे के पत्ते हैं, आपके अमरूद के पत्ते हैं, जामुन के पत्ते हैं, ऐसी कई चीजें जो भी मिलती है। ग्रास है जो कांग्रेसी घास बोलते हैं। तो इस तरह के हम इकट्ठे करके उसको एक टैंक में डाल देते हैं, साथ में वेस्ट डिकम्पोजर डाल देते हैं, कुछ गाय का मूत्र भी डाल देते हैं। वो काफी टाइम तक पड़ा रहता है, गल सड़ जाता है। तब उसका वो जो लगभग कितने दिन ज्यादा दिनों में बनाया हमने जैसे चल रहा है। अच्छा, कितना स्प्रे करते हैं? जब स्प्रे करते हैं उसका जी, कितनी मात्रा में लेते हैं? हम उसमें 3 चीजें मिलाते हैं। लगभग 20
60% तो हम वो जो 10 अर्पणी अर्क है मतलब अगर 1000 लीटर पानी है जी, तो 200 लीटर तो वो डाल लेते हैं और 200 लीटर ही वेस्ट डिकम्पोजर डाल लेते हैं। जितना वो है उतना ही डिकम्पोजर। हाँ जी, और उसके बाद पानी बाकी 60% पानी डाल देते हैं। जो कृष्ण चंद्रा जी बताते हैं वो थोड़ा सा अंतर है बस। वो कहते थे कि जैसे जब डिकम्पोजर और जो 50 का हिस्सा बचा तो जो 10% कहते हैं तो 10% होती है तो बाकी डिकम्पोजर दिया। अगर 20 ये डाला तो 30 डिकम्पोजर बना दिया 50 की। लेकिन अच्छा है रिजल्ट, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट इसमें ज्यादा हो जाए। हाँ, वो आइडिया से डाल लेते हैं जी, कोई पैमाना तो करते हैं। ये मेरे से बहुत लोग सवाल करते हैं कि कितनी मात्रा में डालो। बहुत किसानों के सवाल आते हैं, सर मैं ये छिड़कना चाहता हूँ, स्प्रे करना चाहता हूँ, कितना डालो। एक चीज का मैं बताना चाहता हूँ कि इन चीजों का जो ये एक तरह से बायो ऑर्गेनिक है, तो अगर इनकी मात्रा थोड़ी 10-5% ज्यादा हो गई तो इनका खूब प्रभाव, कोई साइड इफेक्ट नहीं। जबकि केमिकल डालने से अच्छा अरोड़ा जी, तो इसका मतलब मैं ये मान के चलूँ इसमें पिछले 2 साल से कोई भी आपको फर्टिलाइजर नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा एक और बात बताइए, मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो है ना कहीं कहीं पे ये एक घास लगा हुआ है, हरी घास। ये क्या चीज है? ये हमारे यहाँ ग्वार होता है, सभी लोग समझते हैं ग्वार। आप लोग तो शायद ना जानते हो, कमारा बोलते हैं, गंवारी बोलते हैं। हाँ, ग्वार की फसल होती है इधर। तो ये ग्वार की फसल लेनी हो तो आप इसको पका लो, अगर फसल नहीं लेनी तो इसको आप जमीन के अंदर मिक्स कर दो, जैसे मूंग मिक्स करते हैं, ढेंचा मिक्स करते हैं, तो उसी टाइप का ये ग्वार है। तो ये ग्वार हमें इसको मिक्स करने के लिए जमीन के अंदर ही मिक्स करने के लिए बोया था। एक बार हम मिक्स कर चुके हैं, लेकिन ये दोबारा इसकी जड़ें नहीं उखाड़ी थी, हमने ऊपर से काट के मिक्स कर दिया था। अब दोबारा फिर ये ग्रो कर गया। तो हमने मिक्स इसलिए नहीं किया ताकि जो इसके अंदर बैक्टीरिया है उनको वो सीधी धूप ना लगे, इसलिए हमने उसको ऊपर काट के फेंक दिया। अब दोबारा फिर ये ग्रो कर गया, तो उसकी छाया भी रही और जमीन में भी नमी बनी रही और फर्टिलिटी तो बढ़ेगी। अच्छा आपने, मैं देख रहा हूँ कोई ये और भी फसल है, ये कौन सी फसल थी इसमें? ये हमने इसमें मूंग बोए थे। अच्छा। और बारिश ज़्यादा आने की वजह से मूंग प्रॉपर हो नहीं पाए, तो हमने फिर इसको जमीन के अंदर ही मिक्स कर दिया। वो भी एक किस्म की ग्रीन मैन्योरिंग समझिए। किसान साथियों, यहाँ पर ये बहुत ध्यान देने की बात है कि इतने विस्तार से जो विनोद जी ने बताया, और अगर आप इनके फार्म पर विजिट करना चाहते हैं तो ये डबवाली क्षेत्र में मशहूर किसान हैं, यहाँ के प्रगतिशील किसान हैं। आप इनके फार्म पर विजिट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट करिए और इनके फार्म को देख सकते हैं, अपनी आंखों से देखकर विश्वास करिए। क्या 1 साल के पौधे ऐसे हो सकते हैं? और उस 1 साल में इन्होंने इस बाग से दूसरी फसल ली है, इंटरक्रॉप भी ली है, लेकिन ये भी ध्यान रखा है कि उसका बैलेंस हरी खाद के लिए बहुत जरूरी है। हरी खाद से कार्बन मिलती है, जो मैं बार बार गोबर की बात करता हूँ, तो कल बहुत डिस्कशन हो रहा था कि गोबर और कार्बन में क्या दोनों क्यों डालते हैं, उसमें क्या चीज़। इनकी सोच बिल्कुल वैज्ञानिक है। तो आप बागवानी में अगर थोड़ा सा प्रयोग भी करेंगे, लेकिन किसी से पूछ कर ध्यान से, ये बहुत डिस्कशन करते हैं और इनके 1-2% के उत्तर मैं नहीं दे पाता। एक अंतिम सवाल, पिछली बार आया था तो फरवरी में शायद आया जी, तो क्या आपको जो मैंने क्या चीज़ें बताई थी और उनसे क्या कोई फायदा हुआ था और वो क्या चीज़ें? पिछली बार जब आप फरवरी में आए थे तो आपने मेनली जो मैंने आपसे सीखा कि इनकी अमरूद की कटिंग कैसे करनी है, इसकी प्रॉपर हमने कैनोपी कैसे मेंटेन करनी है, कैसे शेप देनी है कैनोपी को, वो चीज़ मैंने आपसे सीखी है और मैंने वो अडॉप्ट भी की है। अब आप देखिए उसी कटिंग का नतीजा है कि पौधे इस तरफ से आप खड़े होकर दूसरी तरफ देख सकते हैं। इसके अंदर हाँ जी थिनिंग की, और थिनिंग हम अभी कर नहीं पाए, जैसे आपने बताया अभी फ्रूट की थिनिंग जो करनी थी वो अभी हम थोड़ा लेट हो गए। किसान साथियों, जो हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इसके अंदर इतना फ्रूट आ जाएगा। कि विनोद जी ने मुझे बताया कि अगर आप कटिंग करते टाइम उसकी जो कल्ले निकलते हैं
थिनिंग करेंगे तो पौधे में देखिए जो आर पार दिखाई दे रहा है उसको प्रॉपर धूप मिलेगी, हवा मिलेगी। और इसका क्या इसका कुछ और भी फर्क पड़ता है फंगस आदि का? बिल्कुल पड़ता है जी। पेस्ट का कम अटैक आता है अगर जो भी हम इसमें स्प्रे करते हैं पेस्ट के लिए, वो प्रॉपर सारी आर पार हो जाती, प्रॉपर हर पत्ते पर डल जाती है, तो अंदर किसी भी पेस्ट की कॉलोनी नहीं बन पाती। अच्छा, थिनिंग जब हमने कल्लों की थी तो उसके बाद जो है ना क्या फ्रूटिंग में कुछ कम ऐसा लगा कि फ्रूटिंग कम आई है? ज्यादा आई, फ्रूटिंग ज्यादा आई। हम तो इतनी इमेजिन नहीं कर रहे थे ना कोई साइज। देखो आप देखिए सारे पौधों पे यहाँ कमी है, गुच्छों में आ रहे हैं फ्रूट। हमने गिने थे 250 फ्रूट पर प्लांट हैं। अभी ये शुरू करेंगे तो मुझे बता रहे थे कि भाई इसको कम करो, बहुत ज्यादा जितने तो उतना ही साइज बढ़ेगा और बहुत अच्छे होंगे। ऐसे जो किन्नू के प्लांट्स हैं आप देखिए, पत्ते बिल्कुल साफ हैं, कोई नए पत्ते हैं, किसी प्रकार का कोई टेस्ट। और ये 1 साल वहाँ पर रहा है ना? नहीं, ये डायरेक्ट लगाया है। ये डायरेक्ट लगाया है। ये 1 साल का पौधा है। हाँ, ये 1 साल का पौधा है। ये किन्नू की एक नई वैरायटी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना ने ईजाद की है, जिसका नाम उन्होंने रखा है PAU1 किन्नू सीडलेस। इसका जो किन्नू होएगा उसके अंदर सीड नाम मात्र का होगा। अब अवल तो होएगा नहीं, अगर किसी ने आया तो एक आधा बीज होगा, वो बिल्कुल छोटा सा। कल आपने मुझे एक और दिखाया था कि पौधे थे जी, वो क्या था जिसको आप कह रहे थे? वो क्या नाम है उसका? वो भी एक नई वैरायटी है, डेजी नाम की। उसका फ्रूट क्या है कि वो किन्नू और माल्टे का मिक्सचर सा है, लगता माल्टा है जब, पर उसका कलर इतना सुर्ख लाल हो जाता है और जब पक के तैयार होता है तो बड़ा देखने में अच्छा और बड़ा जूसी होता है और बड़ा खाने में टेस्ट अच्छा है उसका। उसका समय भी कुछ बता रहे थे? हाँ, डिफरेंट होता है जी। उसका समय किन्नू से पहले आ जाता है। उसका समय अक्टूबर नवंबर में वो पक के तैयार हो जाता है। उस समय मार्केट में येलो सिट्रस कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा, केवल वो ही आपको मिलेगा और उसका अच्छी कीमत है। और उसकी उसका जो फ्रूट देखा था हमने 5 साल का पेड़ था ना? जी, जो हमने देखा था जी। उसमें किन्नू के में कुछ फर्क लगा था? नहीं, उसके अंदर भी फ्रूटिंग किन्नू के तरह ही आती है, उतनी आती है। वो माल्टा, उसके जो पत्ते हैं वो माल्टे के जैसे दिखते हैं वैसे हैं, हार्ड और बड़े, और फ्रूट उसका दिखने में तो माल्टा ही दिख रहा है, लेकिन वो माल्टे से उसका जो छिलका है वो बड़ा चिकना सा है, और जो पक के तैयार होता है तो फिर वो किन्नू जैसा ही लगता है। ये कहाँ से मिला था आपको ये वैरायटी? ये भी पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने लाए हैं। वो भी उन्होंने, हाँ जी, वो उन्होंने ईजाद की है। उन्होंने कुछ टाई अप किया था अमेरिका के साथ, तो वहाँ से कुछ प्लांट्स लाए थे, कई वैरायटियाँ लाई थी जो कामयाब होगी वो उन्होंने रिलीज कर दी। उसमें एक डेजी थी, एक अर्ली गोल्ड नाम का माल्टा है, एक ये PAU1। विनोद जी, बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा कि मैंने भी आपसे काफ़ी कुछ सीखा, और शायद किसान इस बात से प्रभावित होंगे। मुझे बहुत किसान कहते थे त्यागी जी आप केमिकल को बढ़ावा दे रहे हैं, केमिकल ऐसा। तो किसान साथियों, आज हमने आपको मिलवाया विनोद जी से और इनकी बागवानी दिखाई, और ये बताया कि ऑर्गेनिक में शुरू से लेकर 1 साल तक क्या क्या आप करते हैं। इन्होंने हरी खाद का प्रयोग किया, इन्होंने जीवामृत का प्रयोग किया, हर सिंचाई में जीवामृत का प्रयोग किया, और इन्होंने एक टैंक बनाया हुआ है, उसमें फिल्टर लगाए हुए हैं। अच्छा, कितनी कैपेसिटी का है वो टैंक? 20,000 लीटर का इन्होंने टैंक बनाया हुआ है। उसमें 2 टैंक है, फिल्टर है उसमें, और ये इसको 20% जो है ना इसका वेस्ट डिकम्पोजर का भी छिड़काव करते हैं पौधों पर, और जो 10 पर्णी है या जो कृष्ण चंद्र जी बताते हैं पत्तों का रस है उसका स्प्रे करते हैं। इन 3 चीज़ों के अलावा केवल जो हरी खाद है वो प्रयोग करते हैं, और जो इंटरक्रॉपिंग है वो वे फसलें लेते हैं जो छोटी होती हैं और जिनसे नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, और जैसे चने की फसल है, मूंग की फसल है, और हरी खाद के रूप में ये ढैंचा और वो नहीं प्रयोग करते। जब मैंने इनसे कारण पूछा तो इन्होंने बताया कि इसका मुख्य कारण है कि पानी
ढैंचे में ज़्यादा लगता है, इसमें जो गंवार है इसमें कम लगता है। और एक बार इन्होंने गंवार काट ली थी, वो दोबारा से आ गई, आप देखिए जो मैंने दिखाया उसमें आ गई। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय।